How are you students? I hope you are fine. ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर 1 केमिस्ट्री के। ठीक है, कल मैंने डिवाइड करवा दिया था कि केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर है, फिजिक्स के कौन से चैप्टर है और बायोलॉजी के कौन से चैप्टर है। फिजिक्स में क्या क्या आएगा, स्टैंडर्ड 10 में 11 12 साइंस में क्या आएगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। केमिस्ट्री में अब क्या आएगा स्टैंडर्ड 10 में वो हम आज सीखेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से, जय बजरंगबली के नाम से। ठीक है, अब केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में आपको इक्वेशन, यानी सपोज कि मेरे पास a प्लस बी है। ठीक है, सपोज के a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो इसको क्या बोलेंगे, एरो के जो भी लेफ्ट साइड होते हैं उसको मैं क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, रिएक्टेंस, और गुजराती में શું કહેવાય, પ્રક્રિયકો। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस। C प्लस डी, व्हाट इज दिस, रिजल्ट यानी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हो कि इस इक्वेशन से मुझे क्या प्रोडक्ट मिली, और गुजराती में શું કહેવાય છે, નિપજ। ओके, व्हेन रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टू ईच अदर, जब वो रिएक्टेंट्स प्रोसेस करते हैं एक दूसरे के साथ, देन वी विल गेट प्रोडक्ट, हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा ये भी डिस्कस किया था हमने, और जो एरो पे होता है उसको मैं क्या बोलूंगा, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट, ठीक है, और गुजराती में एने कहेवाय उद्दीपक। गुजराती में कहेवाय एने उद्दीपक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम आगे चलते हैं। इतना तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अब आगे चलते हैं कि कैसे इसको, इस इक्वेशन हमें यूज करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब केमिकल के बारे में आया तो आपके फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस है वो मुझे पहले समझाना होगा कि कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस है। तो जैसे मैंने फ्यूल अपने इंजन में डाला, ठीक है, सब लोग गाड़ी का यूज करते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, सबको पता है कि हम पेट्रोल या डीजल अपनी गाड़ी में क्या है, डलवाते हैं। उसके बाद उसकी जो भी प्रोसेस होती है, यानी इंजन चलता है जो भी है, तो हमने क्या किया, एक केमिकल यूज किया। उस केमिकल से मुझे मैकेनिकल एनर्जी, जो भी एनर्जी मिली वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द सिंपल क्या है, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, दूध में से दही बनना, वो भी इट इज द वन टाइप ऑफ द केमिकल प्रोसेस। दूध फट जाना, इट इज द वन टाइप ऑफ द केमिकल प्रोसेस। यानी हमारे एप्लीकेशन में, हमारे व्यवहार में बहुत सारे, हर रोज से आप उठते हो ना, बहुत सारे केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है, बट आप तक अभी क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, चलता रहेगा, बट हमें अभी समझना है कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैंने एग्जांपल तो सारे दे दिए केमिकल प्रोसेस के, कई सारे केमिकल प्रोसेस है। हाँ, कई सारे केमिकल प्रोसेस रिवर्सिबल है, कई सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल है। नाउ आपको, आप सोच रहे होंगे कि ये रिवर्सिबल क्या है सर, और इरिवर्सिबल क्या है। रिवर्सिबल है यानी जब हम पानी को बर्फ में कन्वर्ट करते हैं और टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो ऑटोमेटिक बर्फ में से पानी हो जाता है, तो इट इज द वन टाइप ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, कि जो भी रिएक्टेंस है आफ्टर द प्रोसेस वो अपने आप ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, उसको मैं रिवर्सिबल प्रोसेस बोलूँगा। हालांकि नेचर में 100% रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ लॉस होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स रिवर्सिबल होती है बट 100% नहीं होती, और कई प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल नहीं होती। जैसे हमने फ्यूल डलवाया गाड़ी की इंजन में, स्मोक प्रोड्यूस हुआ, क्या स्मोक में से फिर से हम फ्यूल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इट इज द वन टाइप ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, चलो, तो ये हुआ आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ना मैं एक इक्वेशन लगता हूँ, स्टैंडर्ड 9 में हाइड्रोजन है, फोर्थ चैप्टर में था, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम आपका 2nd नंबर पे। ठीक है, तो एक कई सारे आपके क्या है, नंबर्स है, मतलब एटॉमिक नंबर, उसको मैं क्या बोलूँगा, एटॉमिक नंबर। हम धीरे धीरे समझेंगे सब कुछ। ओके चलो, तो वो कॉन्सेप्ट अब क्लियर कर देते हैं हम लोग, क्योंकि मोल और जो भी एटॉमिक नंबर है
उसके साथ रिलेशन आपको पता होना चाहिए। हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ, किसी बच्चे को पता भी नहीं होगा कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल શું છે ગુજરાતીમાં કહેવાય આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક શું છે। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आप एक दुकान में 10 रुपये वाला बिस्किट लेने गए, पार्ले जी बिस्किट लेने गए। अब उस दुकान में बहुत सारा सामान ऐसा, उधर पराठा बिस्किट्स के साथ चॉकलेट्स, कई सारे सामान अरेंज नहीं किए थे, इधर उधर पड़ा था। तो उसको ढूंढने में आपकी जो रिक्वायरमेंट थी 10 रुपये वाला पार्ले जी बिस्किट, वो ढूंढने में बहुत देर लग गई। आप क्या सोचोगे, यार खोटा आया, खोटा टाइम मेरा बिगड़ा, मैं दूसरी दुकान चला जाता हूँ। चलो वो बंदा दूसरी दुकान जाता है और दूसरी दुकान में प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ कि भाई ये 10 रुपये वाला बिस्किट है, ये 5 वाला बिस्किट है, ये सादा बिस्किट है, सब अरेंज कर दिया था, ठीक है। तो जब वो बंदा दूसरी दुकान गया तो उसका काम 1 मिनट में ख़त्म हो गया, वो अपना सामान लेके चला गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ आया कि शुरुआत में साइंटिस्टों को, जब केमिस्ट्री के मॉडर्न साइंटिस्ट आए, ठीक है, तो कई सारे मेटल, नॉन मेटल मिले। अब उसको अरेंज कैसे करें, उसको कहाँ रखें, तो उन्होंने क्या सोचा कि एक पीरियोडिक टेबल बनाया जाए जिसमें सारे एलिमेंट्स, सारे मेटल्स जो भी धीरे धीरे डिस्कवर होते हैं वो हम उसमें रखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है। तो वो ऐसे रखे गए और एक टेबल प्रिपेयर किया, उसको मैं बोलूँगा पीरियोडिक टेबल, जिसमें कई सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो किसने फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सब डिस्कस करेंगे तो ये चैप्टर हमारा कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो जब वो टॉपिक आएगा तब हम डिस्कस इजीली कर सकते हैं कि कैसे बना, किसने फाइंड किया, किस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है। बट इतना याद रखो, पीरियोडिक टेबल क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंस है, सारे मेटल को जल्दी से जल्दी हम खोज सके, यानी मुझे किसी मेटल का काम हो, अगर उसका एटॉमिक नंबर पता हो हमें, तो आसानी से वो मुझे मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर अरेंजमेंट, हमारा काम आसान हो, इसीलिए पीरियोडिक टेबल की रचना हुई। अब पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है उसको कैसे इंडिकेट किया जाता है, तो दिस इज द इंडिकेट बाय दिस सिंबल एक्स, या एक्स यानी मेटल, एलिमेंट लिखो, क्योंकि उसकी जगह नॉन मेटल भी आएगा, सेमी मेटल भी आएगा, इसीलिए एलिमेंट लिखना बेहतर रहेगा, एलिमेंट, ठीक है। जेड यानी एटॉमिक नंबर। अब जो बच्चे स्टैंडर्ड 8-9 में साइंस में ध्यान नहीं दिया है, अगर दिया हो तो ये तो आ जाएगा सिंपली एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अगर नहीं दिया है तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी व्हाटएवर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, जैसे कि सपोज मैंने लिया हीलियम, तो हीलियम के पास जो ये एटॉमिक नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, सिंपल, दिस इज द एटॉमिक नंबर। अगर मैं बोलूं कि इस मेटल का एटॉमिक नंबर 15 है, यानी हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें 15 क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, याद रखना। कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लिखूं या प्रोटॉन लिखूं, भाई जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि बैलेंस करना जरूरी है, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज दिस, this is the atomic mass, this is the atomic mass. Now what is atomic mass, what is atomic mass, atomic mass क्या है, it is the addition of electron और proton, जो भी हमने यहाँ नंबर है उसका प्लस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, इन दोनों का एडिशन, उसको मैं क्या बोलूँगा, एटॉमिक मास। यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स या अदरवाइज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या अदरवाइज प्रोटॉन, इन दोनों का नंबर मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हुआ आपका एटॉमिक नंबर, ऐसे इंडिकेट किया जाता है। हमें
स्टैंडर्ड 10 के लिए कम से कम 1 to 30 एलिमेंट्स याद रखना होगा, यानी 1 to 30 एटॉमिक नंबर है उसको मुझे याद करना होगा। कैसे याद करोगे? हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 जो स्टैंडर्ड 9 में 4th चैप्टर में है साइंस की टेक्स्ट बुक में। अगर आप जीएससीबी या सीबीएसई में हो तो 4th चैप्टर में लास्ट पेज पे है, और आईसीएसई में तो स्टैंडर्ड 8-7 में आ गया है कि एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो सपोज के एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे याद रख लो ऑक्सीजन हमारा 8 नंबर पे है, ठीक है। तो दिस इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इंडिकेट बाय कैपिटल जेड, यानी मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और 8 प्रोटॉन है, ठीक है। समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है? अब एटॉमिक मास पे आते हैं। चलो एटॉमिक नंबर तो सर पता चल गया कि उसमें न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के नंबर से, बट व्हाट अबाउट एटॉमिक मास? देखो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर मतलब स्टैंडर्ड 10 के सिलेबस में ज़्यादातर जो भी एटॉमिक मास के एग्जाम्पल आएंगे उसमें डबल कर देने का, बट सभी में ऐसा नहीं है, कई सारे एक्सेप्शनल है, यानी गुजराती में कहेवाय कई सारा अपवाद है जे एना डबल करता वधारे छे। तो किसी एलिमेंट में डबल के साथ ज़्यादा हो तो उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा। जैसे सपोज के ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, कार्बन 6 नंबर पे है तो उसका एटॉमिक नंबर है 12। ये सभी क्या है? सीधे साधे है, ठीक है। उसका डबल कर देने का, यानी ये क्या हो गया आपका एटॉमिक मास, ये क्या हो गया आपका एटॉमिक मास। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, और उसका एटॉमिक मास कितना है? 14। तो ये कई सारे मेटल सीधे साधे हैं जिसका डबल कर देने का तो आपको क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। बट कई सारे एलिमेंट्स ऐसे भी है डबल से ज्यादा है, जैसे क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। याद रखना एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70 है, तो हमारे कॉन्सेप्ट से एटॉमिक मास कितना होना चाहिए? उसका डबल, बट ऐसा नहीं है। उसका एटॉमिक मास साइंटिस्टों को पता चला आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, इट इज द 35.5। समझ में आया स्टूडेंट? मतलब 1 to 30 में जो भी अलग है वो आपको थोड़ा याद कर लेने का, क्योंकि मोल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर्स में मोल गिनने में वो काम लगेगा, थोड़ा इजीली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये याद रखना कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। सभी में डबल नहीं करना है, ऑक्सीजन में डबल हो रहा है तो सभी में डबल हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। कार्बन 6 तो उसका 12 हो जाएगा, ठीक है। कई सारे एलिमेंट्स हैं जो डबल है, ठीक है, बट सभी का डबल नहीं करना है। वो हमें क्या करना है? याद रखना है एक्सेप्शनल के, जैसे कि हाँ इसका डबल से भी ज्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतने में कोई परेशानी आई थिंक तो नहीं होगी, सिंपल है। ए यानी एटॉमिक मास, एक्स यानी किसी भी प्रकार का एलिमेंट आप लिख सकते हो। अच्छा चलो, तो कैसे लिखते हैं उसको? तो ऑक्सीजन है तो 8 ऑक्सीजन 16 ऐसा लिखा जाता है। कार्बन को लिखना है आपको तो 6 कार्बन 12 ऐसे लिखा जाता है सिंपल तरीके से, यानी आपको सिंपल से पता चल जाएगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कौन सा है और एटॉमिक मास कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं हमारे केमिकल इक्वेशंस पे। ये थोड़ी बेसिक थी, जरूर थी आपके लिए, इसीलिए मैंने चलाया। बाकी इस चैप्टर में इसका कोई आपकी बुक में नहीं है, बट इक्वेशन को समझने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट। चलो यहाँ N है नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस यहाँ मैं हाइड्रोजन करूँ, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? NH3। चलो सिंपल इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स आप पहली बार ऐसे इक्वेशन पे आए हो, स्टैंडर्ड 9 जीएससीबी सीबीएसई में आई थिंक ऐसे इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता, ठीक है। तो ये पहले इक्वेशन है, इसलिए सिंपल से सिखा रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान दो कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब आप सोचोगे सर ये बैलेंसिंग क्या है? बैलेंस यानी दोनों तरफ सेम, ठीक है, दोनों तरफ सेम आपका बैलेंस होना चाहिए। जितनी आपकी आवक इतना खर्चा होना, अगर आपका खर्चा बढ़ गया तो आपको मुश्किल में आ जाएंगे, ठीक है। आपकी आवक है, आप जितना कमाते हो उससे उतना या कम खर्चा होना चाहिए, उसके ज़्यादा हो तो
आपको परेशानी हो सकती है, इसीलिए क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पैसे की बात नहीं है भाई, ठीक है। अब यहाँ बात है रिएक्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी જેટલા પ્રક્રિયકો હોય એટલા નિપજો હોવા જોઈએ. Then the equation is right and this equation is balancing. Okay students, समझ में आया what is balancing and why is required the balancing. अगर आप बैलेंसिंग नहीं करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। दूध है, ठीक है। अब दूध में आप ज़्यादातर पानी डाल लो, मतलब उसकी लिमिट से बाहर पानी डाल दो, तो उसमें जो भी प्रोटीन विटामिन जो भी है वो चला जाएगा, वो आपके बॉडी में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको हाइजीन की कुछ बीमारी होगी, ऐसा हो सकता है। यानी बैलेंसिंग होना जरूरी है। बैलेंसिंग नहीं हो तो आपको प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, कोई दूसरा ही मिल जाएगा जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ मुझे क्या है, बैलेंसिंग कैसे करना है। पहले तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। बट यहाँ हाइड्रोजन, चलो नाइट्रोजन तो 1 है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाइड्रोजन कितना है 3 है। अब सर आप बोलोगे सर मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो सीधा हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वही लेने का है। हम अपनी तरफ से नहीं रख सकते कि चलो H3 तो यहाँ H3 लिख दिया। यहाँ मुझे एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल है, हाइड्रोजन गैस यानी H2 ही अवेलेबल है। तो अब हमें बैलेंसिंग करना है। कि कई सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर ने ये क्या चालू कर दिया, बट बेसिक है केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं वो बेसिक है। एक क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में आते और कई सारे इक्वेशंस डिफिकल्ट में हो जाते कि कैसे बैलेंस करें, ठीक है। चलो अब एक करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो यहाँ 2 है 3 है, पहले क्या सोचने का, 2 और 3, ठीक है। दोनों में सेम नंबर कौन सा है, मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। ऐसे तो 18 भी आता है कि 3 6 जा 18 एंड 2 9 जा 18, बट इतना लंबा नहीं जाने का, छोटा सोचना है हमें, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 दोनों में कॉमन आता है पहले छोटे नंबर में, तो चलो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो हाइड्रो, अब देखो 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 देखो, ठीक है। अब उसको हाइड्रोजन कितने हुए आप कैसे सोचोगे, यहाँ तो 1 ही है यानी 1 × 1 यानी 1, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 × 2 जो भी आगे होगा कोएफिशिएंट, उसको मैं क्या बोलूँगा, कोएफिशिएंट। और मोल भी उसे बोल सकते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि H2 के कितने मोल है 3, ऐसे भी बोल सकते हो, समझ में आया। NH3 के कितने मोल है 2, अच्छा NH3 यानी एमोनिया, NH3 यानी एमोनिया, आप ऐसा भी बोल सकते हो NH3 के कितने मोल से 2, आगे आते उसको मोल, बट यहाँ टोटल दोनों का मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ 6 हो गया, अब नाइट्रोजन की दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ N2 कर दो, ठीक है। तो आ गया देखो N2 और हाइड्रोजन भी क्या हो गया आपका 6 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे हमें बैलेंस करना है, ठीक है। चलो दूसरा कोई इक्वेशन लेते हैं हम लोग कि कैसे बैलेंसिंग करना सीखेंगे। सब सिंपल, मेरे पास ऐसा है, कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स। अब धीरे धीरे आप केमिस्ट्री में आए हो तो प्रोडक्ट का नाम जान के सीखो, ठीक है, कि क्या है, क्या प्रोडक्ट है। वो एमोनिया था, ठीक है, जो आपके रेफ्रिजरेंट में रेफ्रिजरेंट के जैसे यूज होगा, वो बाद में सब, ठीक है, वो साइंस में पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट इज रेफ्रिजरेशन। बट अभी आपको प्रोडक्ट का नाम धीरे धीरे याद करना होगा। कैसे याद करोगे, उसको रट्टा नहीं मारना है, बस ये प्रैक्टिस करते रहो और नीचे उसके नाम क्या करते हैं इंडिकेट करते हो, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री आपको प्रॉपर सीखना है, प्रॉपर इक्वेशन आपको राइट बनाना है। उसको कैसे लिखा जाता है कि कार्बन यहाँ क्या लिखा जाता है, उसकी स्टेट सॉलिड लिक्विड या गैस, ठीक है। प्लाज्मा भी आती है बट आपके सिलेबस में कितनी हेडिंग है स्टेट लिखने का उसका, ठीक है। यहाँ गैस, ऑक्सीजन हमेशा गैस में होता है, कार्बन यानी कोल्सो तो वो सॉलिड में होता है, इसलिए मैंने S लिखा, उसका स्टेट। ये गैस है तो मैंने गैस रखा। CO2 भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, आपको ऐसे लिखना है,
प्रॉपर वे से कि उसको कैसे उस कौन सी कंडीशन में है वो हमें सीखना है। अब मैंने क्या सिखाया, इस तरफ कितने प्रोडक्ट है, कितने रिएक्टेंट्स है और इस तरफ कितने हैं वो हमें गिनने का है। अब कार्बन प्लस O2, यहाँ कार्बन कितने हैं, ओनली 1, O2 कितना है 2, तो वहां भी सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बैलेंसिंग इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं ऐसा यहाँ कर दूं कि भाई मुझे CO2 के 2 मोल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, CO2 के 2 मोल। मैंने आगे ही बोला कि यहाँ के ये जो भी इंडिकेट किया जाता है उसको मैं क्या बोलूँगा, मोल। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 कार्बन ले लो, यहाँ 2 O2 ले लो, हो गया। ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हुए 4, यहाँ और यहाँ का मल्टीप्लाई करने का स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ भी 4 हो गए और यहाँ भी 2 हो गए। दिस इज द सिंपल बेसिक बैलेंसिंग। वो क्यों जरूरी है, हमें प्रोडक्ट मिले सही से सही इसीलिए। ठीक है, चलो दूसरे 3-4 इक्वेशन की हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ज्यादातर समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चलो आपको पता होगा व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, H2O लिक्विड यानी पानी। अब आप सोचोगे सर बैलेंसिंग है, बट मैंने पहले सोचा आप इतना जल्दी डिसीजन मत लो। क्यों मत लो, क्योंकि भाई अब मैंने उस प्रीवियस इक्वेशन में क्या बताया था, H2 तो हम H3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई, वो एमोनिया वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। क्यों H3 नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ही नहीं है। एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H2, तो वैसे यहाँ ऑक्सीजन और अकेला ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मेरे पास क्या है O2, बट आप सोचोगे सर यहाँ तो ऑक्सीजन एक है तो वो चल सकता है। हाँ, किसी के साथ जुड़ने के बाद वो चल सकता है। अगर अकेला हो तो हमेशा क्या होना चाहिए, डबल या ट्रिपल होना चाहिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ऑक्सीजन अकेला है तो दिस इज रॉन्ग लिखने का तरीका। हाँ, अकेला है, सॉरी ऑक्सीजन एक है और उसके साथ कोई है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए, H2O यानी वो उसके साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अकेले में अकेला नहीं होना चाहिए। तो आप सोचोगे सर ऑक्सीजन तो O2 अवेलेबल, तो फिर यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ्स में अच्छे हो, यहाँ 1/2 कर लो। ठीक है, क्यों 1/2 कर लो, तो देखो मैंने बोला था कि यहाँ H2 का 1 इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ भी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी 1 हो गया तो ऑक्सीजन कितना हुआ 1। देखो सिंपल, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। और यहाँ आपको लिखना है, ये है आपका कैटालिस्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट स्टूडेंट्स, इट इज द ઇન્ક્રીઝ ધ, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, ઉદ્દીપક। એ શું વધારે છે, પ્રોસેસ, પ્રક્રિયા જલ્દી થાય એના માટે એ પ્રયત્ન કરે છે। वो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में किसी भी प्रकार का इंपोर्टेंस नहीं करता। ठीक है, इट इज इन कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या है, इट इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ द